उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आगाज सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। 65,500 करोड़ का अनुमति बजट, जन कल्याण और विकास की योजनाओं के विस्तार पर किया गया फोकस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को बताया सर्वांगीण विकास का बजट। गैरसैंण में विधानसभा आयोजित करने की मांग को लेकर विपक्ष का सदन में हंगामा। सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने कहा गैरसैंण में ही होना चाहिए था बजट सत्र। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली बीजेपी में शामिल। कल देर शाम दीपक बाली ने छोड़ी थी पार्टी। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। नैनीताल में 2 शातिर मादक पदार्थ तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्लाई करते थे मादक पदार्थ। पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। देहरादून से बड़ी खबर लेंगे। धामी सरकार का 2022-23 का बजट सदन में पेश हुआ है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बजट पेश किया। 65,500 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। 8 माह के लिए 65,500 करोड़ रुपए का ये बजट होगा। पूर्व में धामी सरकार 4 माह के लिए 21,000 करोड़ का लेखानुदान पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार का बजट संतुलित है, इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बजट पर हमने आमजन से सुझाव लिए थे। सरकारी विभागों में नव परिवर्तन पर सरकार का फोकस है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ज्यादा कार्य किया जाएगा। ये वो तमाम बातें वित्त मंत्री ने कही हैं और इस बजट की तारीफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कही है। उन्होंने इसे दूरदर्शिता वाला बजट बताया और कहा कि ये बजट उत्तराखंड की न केवल जनता के लिए बल्कि साथ ही साथ इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी सरकार को हैं। सरकार का कहना है कि ये दूरगामी बजट है और इसमें भविष्य की योजनाएं भी समाहित हैं। तो सरकार ने, जैसा कि आपको पता है, संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बजट पर सुझाव लिए थे। सरकारी विभागों में नव परिवर्तन यानी कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेट कैसे किया जाए, इस पर फोकस है धामी सरकार का। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ज्यादा कार्य किया जाएगा। केंद्र पोषित और बाह्य सहायतित योजनाओं यानी ऐसी योजनाएं जिसको केंद्र सरकार कंडक्ट करती है और उन योजनाओं में बाहर से सहायता मिलती है, उसको तेजी से लागू करेंगे। 1,930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास होगा। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य सरकार करेगी। केंद्र और बाह्य आयातित परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा। 2,812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति भी इस बजट में दी गई है। स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1,600 करोड़ की एक योजना को स्वीकृत किया गया है। 14,387 करोड़ की बाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है। ये वो जानकारी है जो उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करने के दौरान आमजन को बताई, सदन से संबोधन के दौरान बताई। तो धामी सरकार का साल 2022-23 का बजट सदन में पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह बजट पेश किया। 65,500 करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया। 8 माह के लिए 65,500 करोड़ का बजट पेश किया गया। इससे पहले धामी सरकार ने 4 माह के लिए
21,000 करोड़ का लेखानुदान पेश किया था। तो अहम बजट पेश हुआ है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बजट की तारीफ की है, दूरगामी बजट बताया है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। कैलाश, 65,500 करोड़ का बजट है और उत्तराखंड की जनता से पहले तो संवाद किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। आम जन से पूछा गया, बताइए आपके बजट में क्या चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं आज के बजट की बात करूं, 65,500 करोड़ का ये बजट आज पेश किया गया है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से। मुख्यमंत्री मौजूद इस बजट में रहे और इस बजट की सबसे खास बात यह है कि इस प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन तमाम योजनाओं को इस बजट में रखने की पूरी कोशिश सरकार ने की है। चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, यहाँ पर अगर कृषि संबंधी मामलों की बात हो, पर्यटन की बात हो, स्मार्ट सिटीज की बात हो, यहाँ पर जो ग्रामीण स्तरों पर जो योजनाएं चल रही है उनकी बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए कुछ ना कुछ बजट यहां पर आवंटित किया गया है। यानी सरकार का यह साफ यहां पर जो नजरिया था वो साफ तौर पर इस बजट से नजर आता है कि जितने भी यहाँ पर दूरस्थ इलाकों में जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र पोषित योजनाएं हो, यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से जो यहाँ पर पैसा आता है, उन तमाम चीजों को यहाँ पर देने की पुरजोर कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बात वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी बता रहे हैं सदन से बजट पेश करने के दौरान कि केंद्र सरकार ने भी जिस तरह से सौगात दी है, इसके बारे में भी जिक्र किया। साथ ही साथ उनके बजट की प्रमुख बात यह भी है कैलाश की कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ज्यादा फोकस है धामी सरकार का। इसके साथ ही साथ वो योजनाएं जिस पर केंद्र का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है उसको ज्यादा से ज्यादा तेजी से लागू किया जाए। टिहरी झील का विकास है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जाए, किसान भाइयों को किस तरह से ज्यादा योजनाओं से जोड़ा जाए, इसके आधार मान सकते हैं इस बजट में देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, ये वाकई में इसको कहा जा सकता है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पर ऐड ऑन कर दूं इसमें कि 63,000 करोड़ की अनुमानित आय का उम्मीद सरकार को है। यानी सरकार जिस तरीके से सरकार योजनाएं बना रही है, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे काम यहाँ पर प्रदेश में किए जाए जिससे राजस्व की बढ़ोतरी हो। तो कई अन्य यहाँ पर क्षेत्र है जिनको पूरा कैलकुलेट करके सरकार ये अनुमान लगा रही है कि 63,000 करोड़ रुपए इस वक्त सरकार को मिल सकते हैं, और उसी के एवज में 65,000 करोड़ के लगभग का बजट आज पेश किया गया है। और ये तभी हो सकता है जब सरकार की कोशिशें होती हैं। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जब बजट पेश किया गया तो उससे पहले 2 संवाद के कार्यक्रम मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा प्रदेश में किए गए थे। और अहम सुझाव यहाँ पर जो व्यापारी थे उनसे लिए गए थे, जिसके चलते कुछ अहम सुझावों को बजट में जरूर पेश किया गया, जो आज वित्त मंत्री ने कहा भी है। तो कहा जा सकता है कि उन सुझावों को पेश करते हुए इस बजट को सोच समझकर सरकार ने पेश किया गया है, क्योंकि पहले से ही ये होमवर्क यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया था। और अहम जो इस वक्त जो बजट को हम लगातार इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जितनी भी योजनाओं का मैंने जिक्र आपसे किया है, उन तमाम योजनाओं में जो बजट है उसको आवंटित करने की सरकार ने पुरजोर कोशिश की है। बिल्कुल। और चूंकि हमने बात की रूरल एरियाज की, जिसमें किसान ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं, अर्बन एरियाज पर अगर हम आते हैं कैलाश, जो शहरी क्षेत्र में 2,812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति है। यानी कि धामी सरकार का जो फोकस ग्रामीण क्षेत्र के लिए है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता में ज्यादा से ज्यादा किस तरह से परिवर्तन आए, लेकिन अर्बन एरिया को भी पूरा ध्यान रखा गया है। 2,812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति भी इस बजट में मिली है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से रूरल हमने बजट की बात की थी, वह कि अगर मैं अर्बन सिटीज की बात करूं तो अर्बन सेक्टर्स को के लिए भी इस वक्त मुख्यमंत्री का फोकस साफ था, वित्त मंत्री का फोकस साफ था। 2,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा इस वक्त यहाँ पर दिया जाएगा अर्बन सिटीज में यहाँ पर काम करने के लिए। यानी स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत जहां पर काम चल रहे हैं वहां पर मद में पैसा दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर हर तरफ से इस वक्त सरकार चाह रही है कि जो योजनाएं सरकार लाने जा रही है, या फिर जो वादे संकल्प पत्र में किए थे बीजेपी ने सरकार बनने से पहले, उन तमाम चीजों को धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश सरकार कर रही है और आज बजट में दिखा भी है। बिल्कुल। और यदि हम साफ पेयजल की बात करें कैलाश, तो 1,600 करोड़ की योजना बनाई गई है जो उत्तराखंड के लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराएगी।
हाँ, बिल्कुल देखिए पहाड़ों में हालांकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड नदियों का कई नदियां यहाँ पर हैं, कई नदियों का उद्गम यहाँ पर है। उसके बावजूद भी लोगों को पेयजल की दिक्कत आती है। अगर मैं मैदानी इलाकों की बात करूं तो नहरें प्रॉपर ना होने के चलते सिंचाई के लिए दिक्कत आती है। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में पानी तो पीने का जरूर आता है, लेकिन एक लिमिटेड समय तक यहाँ पर आता है। तो अब सरकार की कोशिश है कि सिंचाई विभाग को या फिर जो पेयजल निगम है उसको यहाँ पर पैसा आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अमूमन बजट के चलते कई योजनाओं को धरातल पर दोनों ही विभाग नहीं उतार पा रहे थे। लेकिन बजट अगर दोनों ही विभागों को प्रॉपर यहाँ पर मिलता है तो जाहिर तौर पर मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए गूल भी यहाँ पर बनेगी, नहरें भी यहाँ पर बनेगी। और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पैसे की जो माफ कीजिएगा जो पानी की जो किल्लत थी उसकी कमी भी जल्द दूर हो पाई। बिल्कुल। और एक अहम बात ये भी मैं पूछना चाहूंगा कैलाश, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तो पीठ थपथपा ली, ये भी बताया कि केंद्र सरकार किस तरह से हमें फंड उपलब्ध करा रही है तमाम योजनाओं में, लेकिन विपक्ष की ओर से क्या कुछ रुख नजर आया, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया नजर आई? उत्तराखंड के महत्वाकांक्षी बजट बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इस पर देखिए मैं कांग्रेस की बात करूं तो आज सुबह कांग्रेस ने जरूर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनको मना लिया गया था। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस ने उसके बाद किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीके से आज बजट पेश किया गया। तमाम जो वहां पर सदस्य मौजूद थे सभी ने बजट को वहां पर सुना भी है और देखा भी है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर अगर बेवजह आप सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी यहाँ पर परिणाम नहीं निकल पाता है। तो जाहिर तौर पर आज विपक्ष की तारीफ करनी होगी कि एक जो विधानसभा सत्र के मसले पर उन्होंने हंगामा जरूर किया गया था, लेकिन बजट के दौरान किसी भी तरह का कोई हंगामा देखने को नहीं मिला। तो इसको हम उपलब्धि मानेंगे विधानसभा स्पीकर की, जिन्होंने उम्मीद की थी विपक्ष से कि आप किसी तरह का कोई बेवजह कि आप परेशान यहाँ पर सदन की कार्रवाई में परेशानी और खलल न डालें। और एक अच्छी और स्वस्थ परंपरा भी है कि जब प्रदेश का बजट पास हो रहा हो, पेश हो रहा हो, तो विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि वो सुने उस बजट में क्या कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज धामी सरकार का अहम बजट पेश हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे दूरगामी बजट बताया है और ये भी कहा कि उत्तराखंड की जनता के लिए ये बजट बेहद टर्निंग पॉइंट होगा। बजट में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों का ख्याल रखा गया है। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताई। देहरादून के माल देवता से करीब 14 किलोमीटर दूर फुलैत के पास एक वाहन दुर्घटना हुई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का हाल जानने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का उचित इलाज करने के निर्देश दिए। गाड़ी गिरी है जिसमें काफी लोग घायल हुए। 3 लोगों की हालत गंभीर है। हमें और हमारे एडीएम हम लोग यहाँ पर पहुंचे, मैंने निश्चित किया है कि उनका उचित इलाज कराया जाए और शासन द्वारा जो अनुबंध राशि वो तुरंत उनको दिया जाए ताकि वो इस्तेकामा सके। क्योंकि यहाँ पर वह कुछ लोगों को हमने 3-4 लोगों को पॉलिसी में शिफ्ट किया है और जो सीरियस पेशेंट है उनको का इलाज यहाँ पर चल रहा है। पिथौरागढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस सजग है। इसी के तहत आरटीओ और पुलिस ने एक सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उप जिलाधिकारी खुद सड़क पर उतरे और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के चालान काटे। इस दौरान तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई हुई। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। सत्र के दौरान देहरादून में जाम को लेकर भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में विधायक उमेश शर्मा ने सत्र के दौरान ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की है जिससे आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दरअसल सत्र के चलते हरिद्वार बाईपास, जोगीवाला रिंग रोड सहित अन्य जगहों पर जाम लग जाता है। सत्र के समय जो सरकार है वो हमारी विधानसभा अध्यक्ष उन्हीं का अध्यक्ष के महोदय के
अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने उन्हीं से अनुरोध किया है कि ट्रैफिक के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ ऐसे ही व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर चंपावत में प्रशासन की ओर से जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। डीएम और एसपी ने रक्तदान कर लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया। शिविर में एसएसबी जवानों समेत कई कर्मचारियों और युवाओं ने रक्तदान किया। साथ ही जरूरत पड़ने पर रक्तदान की शपथ भी ली। इस दौरान डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने रक्तदान के महत्व को बताते हुए लोगों से रक्तदान करने की अपील की। अवश्य करें और आप मतलब कॉमन नागरिक होते हुए भी बहुत लोगों की ज़िंदगी जीवन बचा सकते हैं, तो ये आपके पास सुनहरा मौका है। और रक्तदान करने से कोई ऐसे हानि नहीं होती है, उल्टा बहुत लोगों को लाभ पहुंचता है। तो मैंने भी पिछले 3-4 बार किया है और आज भी मैंने एक बार और किया है और एसपी साहब ने भी किया। बहुत सारे पुलिस और पैरामिलिट्री और हमारे मेडिकल विभाग और बहुत सारे लोकल जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो भी आए हैं। तो सभी से मेरा आग्रह है कि रक्तदान करने में हिचके नहीं और स्वेच्छा से जब भी जरूरत पड़े तो रक्तदान अवश्य। हल्द्वानी में शराबियों के खिलाफ पुलिस का प्रभावी चेकिंग अभियान जारी है। इसके तहत टीपी नगर से 149 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में टीम को सफलता मिली। दोनों कम दामों में स्मैक खरीदकर हल्द्वानी के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बेच रहे थे। साथ ही पहाड़ी इलाकों में बेचने के धंधे में भी लगे थे। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जो चेकिंग के दौरान एक बाइक में हेड़ा गज्जर के पास टीपी नगर थाना चौकी क्षेत्र में 2 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनसे टोटल 149 ग्राम स्मैक बरामद हुई है कि जो मेन स्रोत है उसको पुलिस ढूंढ रही है। इसमें मेरे द्वारा 5000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई है। रामनगर के वन क्षेत्र में अब वन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। रेंजर राजकुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ वन क्षेत्र में गश्त की। बढ़ते अवैध अतिक्रमण और अन्य गतिविधियों के खिलाफ वन विभाग नजर बनाए हुए है। बीते दिनों पतरामपुर में अवैध पेड़ों की कटान का खुलासा होने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। इससे लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि जंगल से अवैध पेड़ों की कटाई करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार की बात करते हैं। सत्यम ऑटो कंपनी से निष्कासित कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। श्रम आयुक्त कार्यालय पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला। कर्मचारियों का कहना है कि उप श्रम आयुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें 2017 से कंपनी से निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग की जाएगी। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा। एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत जो है कुछ कर्मचारी निकासित किए गए, कुछ उनको काम पर वापस लेना था। सत्यम के मैनेजमेंट ने बड़ी चालाकी से एक काम किया कि एक तो जो निकासित श्रमिक रहे, जो समझौता उसका पालन नहीं किया, दूसरे तरीके से दूसरे जो लोग थे बाहर उनको उत्पीड़न करने लगे, उनको दूसरे बहाने से उनका भड़का के उनको भी बाहर कर दिया। आज की स्थिति यह है कि 236 लोग एक बाहर हैं, 5 लोग एक बाहर हैं जो कि समझौते जिन्हें तो लीगली अंदर जाना है। हम जिस मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि यदि कोई चीज है, चलो इन्होंने मान लिया गलती करी, वो एक लीगल फॉर्म पे लड़ रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, लेकिन जो लीगल है, जिस चीज को कि हमने जो है कंसलेशन ऑफिसर ने के सामने एक समझौता हुआ कि इन लोगों को अंदर जाना, उनको भी आज तक अंदर नहीं लिया। 5 साल से लोग भटक रहे हैं। आज हमें मजबूर होना पड़ा, जब लगातार 2017 से प्रयास करते हुए कि भाई इन लोगों को काम पे ले लो, समझौते का पालन करो। आज हमें मजबूर होना पड़ा कि यहाँ पर हमको धरना देना पड़ा। सहायक श्रम आयुक्त को कहना पड़ा कि आपके हाथ का समझौता है, उस समझौते को लागू कराने की आपकी जिम्मेवारी है। अगर वो लागू नहीं करते तो उसके लिए जो वैधानिक काम है 14A की जो कार्रवाई है कि उनको सजा हो कि भाई वो वायलेशन कर रहे हैं, कर्मचारियों को वेतन दिलाया जाए उस समय से लेकर आज तक का, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर आज हम बैठे हुए हैं। लास्ट में हमें ज्ञापन है जो CIT उनको देने भी जा रहे हैं, जो हमारी मांग है कि भाई ये हमारी मांग है, इनको हमको पूरा करना है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने अब आप का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया।
दीपक बाली को सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सभी का हित चाहने वाली पार्टी है, जिसके विचारों से प्रेरित होकर दीपक बाली ने बीजेपी को ज्वाइन किया। वहीं दीपक बाली ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए पार्टी से इस्तीफा दिया। आई गई है तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, आप लोगों बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि सामाजिक व्यापारिक जीवन में पूरी शिद्दत से काम किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी मैंने ज्वाइन करी। वहाँ पर भी जो जिम्मेदारियां मुझे मिली उनको भी मैंने अपनी पूरी क्षमताओं के साथ निभाया। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की और उस समय बाली जी को जिम्मेदारी दी। निश्चित रूप से बाली जी ने उस जिम्मेदारी को आम आदमी पार्टी के रूप में लेकर और जिस भावना को उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है, उस भावना के मन द्रवित होने के बाद उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बाली जी एक संघर्षशील नेता के रूप में उनकी छवि बनी है और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में जब वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से ऐसे संघर्षशील नेता के रूप में वो काम करेंगे। सबसे पहले तो दीपक बाली जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ कि वो एक प्रखर छात्र नेता के रूप में, एक प्रमुख व्यवसायी के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में भी और एक नेता के रूप में भी और एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में भी हमेशा लोगों के बीच में जाने जाते रहे हैं। और लंबे समय से, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 साल से पूरे प्रदेश में लगातार जितने भी यहाँ कार्यक्रम होते थे प्रमुख रूप से उन कार्यक्रमों का संचालन करते थे, उन कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करते थे, संयोजन करते थे और वो थे वहाँ जरूर, लेकिन इनकी विचारधारा में हमेशा से राष्ट्रवाद था। रुड़की में मेयर गौरव गोयल ने अपनी वायरल फर्जी ऑडियो की जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया और कहा है कि जांच में साफ हो गया है कि ये उनकी आवाज नहीं है। इसे लेकर झूठा प्रचार किया गया। कांग्रेस के पूर्व नगराध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने मेयर के ऊपर फर्जी ऑडियो का मुकदमा दर्ज कर विवादित जमीन को सही ठहराने का दबाव बनाया। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। इस बार सत्र देहरादून में आयोजित हुआ। वहीं विपक्ष ने विधानसभा का सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की मांग को लेकर सदन के बाहर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ तमाम कांग्रेसी विधायकों ने सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सदन में कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में, भराड़ी शहर में स्थापित करेंगे, लेकिन आज जनता के साथ छल किया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि इनकी प्रतिबद्धता गैरसैंण के प्रति नहीं है। ये कोरी बयानबाजी और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और हम सब कांग्रेस जन, हमारे हम विधानमंडल दल में जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गैरसैंण में सत्र प्रारंभ हो, इसके लिए हम मांग करते हैं। सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास के लिए जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा, उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं, जन संवाद से बजट बनाया गया है और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।